हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाई। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व भूगोल का। और विश्व भूगोल में जो हमारा चैप्टर होगा, पहला चैप्टर होगा, पहला लेसन होगा, वो होगा ब्रह्मांड या यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड और यूनिवर्स आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब कुछ हम देखेंगे। यानी कि हम ब्रह्मांड की परिभाषा देखेंगे, उसकी जो भी अवधारणाएं ब्रह्मांड को लेकर दी गई हैं, ब्रह्मांड से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, हिग्स बोसान हम देखेंगे। उसके बाद हम सर्न देखेंगे और सर्न के बाद देखेंगे आकाश गंगाएं। तो सभी चीज़ें हम क्रमशः पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा लेक्चर है वो शुरुआत होगा परिभाषा से। मतलब हम इसकी शुरुआत परिभाषा से करेंगे कि आखिर ब्रह्मांड होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज यूनिवर्स या ब्रह्मांड क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो ब्रह्मांड का सीधा सा मतलब है कि अगर हम अपने दिमाग में हम सोचें कि जो समस्त विश्व है, जो पूरा विश्व हमको समझ में आता है जब हम मानव मस्तिष्क से सोचते हैं कि आखिर ये जो विश्व है पूरा और जो भी संसार है ये क्या है, तो हम ये पाते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। मतलब मानव मस्तिष्क में सारी चीजें जो उभर कर आती हैं, जितना हम सोच पाते हैं वो सब कुछ ब्रह्मांड है। एक छोटे से पार्टिकल से लेके आकाश गंगाओं तक, जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, उसके अलावा जो भी असंख्य गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, जिनकी गिनती अभी तक नहीं हो सकी है, जिनके बारे में हम अभी तक भी पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं, वो सारी चीजें मानव मस्तिष्क में जो भी चीजें उभरती हैं वो सब कुछ ब्रह्मांड है। एवरीथिंग इज यूनिवर्स। ठीक है, तो परिभाषा इसकी हमने आपको समझा दी सरल शब्दों में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मानव मस्तिष्क में इस विश्व का जो भी चित्र उभरता है उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं। तो जो पहली अवधारणा है वो है जियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, अवधारणा देखेंगे। ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं। तो पहली जो अवधारणा है वो है जियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी क्लॉडियस टॉल्मी द्वारा। क्लॉडियस टॉल्मी, इनके द्वारा ये अवधारणा दी गई थी। और इस अवधारणा में क्या कहा गया था? इस अवधारणा में कहा गया था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। यानी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वह ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। यानी सूर्य, शुक्र, बुध, जो भी ग्रह हैं, यहां पे सिर्फ मैं एक वर्चुअल इमेज ड्रा कर रहा हूं। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य को लेकर। सूर्य के अलावा और भी सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। यानी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये किसने कहा था? ये कहा था क्लॉडियस टॉल्मी ने। कब कहा था? 140 ईस्वी में। ठीक है, यह अवधारणा काफी दिनों तक चली और इस अवधारणा के बाद एक दूसरी अवधारणा आई जिसे बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, यह अवधारणा आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब जो अवधारणा आई उसका नाम था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, ये किसके द्वारा कही गई थी? ये कोपरनिकस के द्वारा प्रतिपादन किया गया था इसका, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का। और ये किया गया था 1543 ईस्वी में। कोपरनिकस द्वारा। ठीक है, इसके पहले 140 ईस्वी में कौन सी अवधारणा आई थी? जियोसेंट्रिक अवधारणा आई थी। और वो अवधारणा बहुत दिनों तक चली, काफी दिनों तक चली। लेकिन उसके बाद फिर हेलियोसेंट्रिक अवधारणा आई 1543 में कोपरनिकस द्वारा। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि सूर्य के जो केंद्र, मतलब ब्रह्मांड का जो केंद्र है, वहां पे सूर्य नहीं अपितु पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। मतलब इन्होंने बताया कि पृथ्वी न होकर ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी व अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। मतलब उन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा का उल्टा बताया। और उल्टा क्या, इन्होंने सही बताया था, लेकिन अगर हम जियोसेंट्रिक अवधारणा की बात करें तो उस हिसाब से ये चीज उल्टा होती है। लेकिन इन्होंने सही चीज का आविष्कार किया, मतलब सही अवधारणा इन्होंने दी कि जो सूर्य है
वो केंद्र में है ब्रह्मांड के, और पृथ्वी व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और ये अवधारणा आने के बाद कोपरनिकस द्वारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ठीक है, ब्रह्मांड की जो खोज चल रही थी, ब्रह्मांड के बारे में जो अवधारणाएं थी, उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हालांकि जो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कोपरनिकस द्वारा दी गई, उसके पहले भी हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत के खगोलविद थे, उनका नाम था वराहमिहिर। आप लोग उनके नाम से वाकिफ होंगे। तो वराहमिहिर ने इस बात को बहुत पहले ही कहा था, मतलब कोपरनिकस से पहले ही कहा था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी व अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन हमारे भारत में जो चीजें हैं, मतलब भारत के जो लोग हैं, उनको बहुत कम बढ़ावा दिया जाता है। बहुत पहले की, मतलब पहले से ही ये चीजें होती आ रही हैं कि भारत के लोग खुद भारत के टैलेंट को नहीं पहचानते हैं। तो वहां वराहमिहिर जी ने जो सिद्धांत दिया था कि सूर्य केंद्र में है, इसको किसी ने ध्यान में नहीं दिया, और आगे चलकर इसका पूरा श्रेय किसको मिल गया? कोपरनिकस को मिल गया। ठीक है, तो ये अवधारणाएं हमको समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं। आगे 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन से तारे का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति बने, 1609 में। अब देखिए कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। जैसे 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन से तारे का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो द्वारा। मतलब गैलीलियो ने उन तारों का अध्ययन किया जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते थे, जिन्हें हम सामान्य तौर पे नहीं देख पाते थे। ऐसे ऐसे तारों का 1609 में दूरबीन से तारों का अध्ययन किसने किया? गैलीलियो ने। और उन्होंने बताया कि बहुत सारे तारे ऐसे भी हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे 1805 में ब्रिटेन के खगोलशास्त्री हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अध्ययन कर बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। किसने बताया? हर्शेल ने। दूरबीन की सहायता से इन्होंने अध्ययन किया और क्या बताया कि जो सौरमंडल है हमारा, आकाशगंगा का अंश मात्र है। आकाशगंगा क्या होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आकाशगंगा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सौरमंडल क्या है? आकाशगंगा का अंश मात्र है। किसने कहा था? हर्शेल ने कहा था। इस फैक्ट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। 1805 में इन्होंने कहा था, ठीक है, 1805 में। उसके बाद क्या हुआ? 1925 में एडविन पी हव्वल, ठीक है, एडविन पी हव्वल ने कहा कि जिस प्रकार आप अभी तक सोच पाए हैं, उन्होंने लोगों को बताया, ठीक है, इन्होंने आविष्कार किया कि जिस प्रकार से अभी तक आप लोग सोच पाए हैं उस प्रकार से कुछ ऐसा नहीं है। इसमें आकाशगंगा के अलावा, सॉरी, दुग्ध मेखला के अलावा, दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला के अलावा बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, इसको किसने बताया? एडविन पी हव्वल ने। क्या बताया कि जो आकाशगंगा हम लोग जानते हैं कि जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, उस आकाशगंगा के अलावा भी बहुत सारी आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, जिनके बारे में अभी तक हम लोग जान नहीं पाए हैं। तो ये बताया एडविन पी हव्वल ने। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इन्होंने बताया एडविन पी हव्वल ने कि आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं हैं। और इसके बाद ही जो अवधारणाओं का पोर्शन था, कि अवधारणा का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हम सोचते हैं, सोचने का मतलब जिसके बारे में ये समझिए कि हमें अधूरा ज्ञान रहता है, लेकिन हम चीज़ों को समझ के, अपने दिमाग से, अपने फिलॉसफी से समझ के चीज़ों को हम बता देते हैं, वो होती है अवधारणाएं। कोई भी चीज़ हमने बता दिया, मान लीजिए कि इस मार्कर से हम लिख सकते हैं, तो ये सिर्फ अवधारणा हुई। लेकिन अगर हमने लिख कर दिखा दिया तो ये क्या बन जाता है? सिद्धांत बन जाता है। तो अभी तक ये सिर्फ अवधारणाएं चल रही थी। अब हम बात करेंगे मुख्य बिंदु पे, सिद्धांतों पे बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मांड से उत्पत्ति सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वो किस प्रकार हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं प्रमुख सिद्धांत के बारे में। लेकिन मैं एक दो सिद्धांत और भी आपको बता दूंगा जिनको जानना आपको आवश्यक है।
जिसे है एक साम्यावस्था सिद्धांत। ठीक है, साम्यावस्था सिद्धांत हो गया। उसके अलावा है बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत। और क्या है? और है दोलन सिद्धांत। ठीक है, तो ये प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके बारे में बात की जाती है। ये 3 हैं, लेकिन आज हम प्रमुख रूप से बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में, जो कि पूरी तरह से मान्य है, जिसको अभी तक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज इसी के बारे में हम ज्यादा बात करने वाले हैं। और साम्यावस्था सिद्धांत के बारे में हम बात करें तो इसको स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल भी कहते हैं, स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये क्या होता है साम्यावस्था सिद्धांत? इसमें कहा गया है, थोड़ा सा बता देता हूं। साम्यावस्था सिद्धांत में कहा गया है कि पृथ्वी में, मतलब जो ये ब्रह्मांड है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ब्रह्मांड पहले जैसा था वैसे आज भी है और आगे भी वैसे रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ये कहा गया साम्यावस्था सिद्धांत में। और दोलन सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि पृथ्वी एक बार अपने पूर्ण रूप, मतलब जो ब्रह्मांड है वो अपने पूर्ण रूप को प्राप्त करता है, उसके बाद वो फिर से नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के बाद फिर से उसका निर्माण होता है, और फिर से वो, मतलब ये जो चक्र है चलता रहता है। दोलन सिद्धांत का मतलब है पेंडुलम जो होता है, एक बार इधर गया फिर एक बार इधर गया, मतलब चलता रहता है। ये एक बार ब्रह्मांड पूरी तरह से विकसित होता है, उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है, फिर से ब्रह्मांड बनता है, फिर से ब्लास्ट हो जाता है, मतलब ये प्रक्रिया चलती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया दोलन सिद्धांत। हम लोग नॉर्मल इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। तो बिग बैंग जो थ्योरी है, महाविस्फोट सिद्धांत है, ये किसने दिया था? बेल्जियम के खगोलक थे जॉर्ज लेमेंतियर। जॉर्ज लेमेंतियर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इनका नाम पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। ठीक है, 1960-70 में इसका मतलब आविष्कार इन्होंने किया था, इसके बारे में इन्होंने बताया था जॉर्ज लेमेंतियर ने। ठीक है, ये बेल्जियम के थे, जॉर्ज लेमेंतियर, इन्होंने बताया था बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। अब देखिए महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनके अनुसार क्या कहा गया? जॉर्ज लेमेंतियर के अनुसार इनके अनुसार जो ब्रह्मांड था वो 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष बहुत ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, इनके अनुसार जो ब्रह्मांड है वो 15 अरब वर्ष पूर्व एक आग का गोला था। ठीक है, क्या था? आग का गोला था। कब? 15 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, और जो ये आग का गोला था ब्रह्मांड, इसमें क्या हुआ? इसमें एक विस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग या महाविस्फोट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो गोला था, आपका गोला था, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी, इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि इसमें एक विस्फोट हो गया, और उस विस्फोट को कहा जाता है बिग बैंग या महाविस्फोट। और उस विस्फोट के होने से क्या हुआ? क्योंकि ये जो गोला था, ये जो आग का गोला था, ये भारी पदार्थों से बना हुआ था। ठीक है, किससे बना हुआ था? भारी पदार्थों से बना हुआ था। ठीक है, तो जो ये भारी पदार्थों से बना हुआ जो ये आग का गोला था, ये टूट गया, ऐसा बताया गया है बिग बैंग थ्योरी में, महाविस्फोट सिद्धांत में, जॉर्ज लेमेंतियर द्वारा, जो कि बेल्जियम में के थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि आग का गोला जो था ये टूट गया, जो कि भारी पदार्थों से बना हुआ, और ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया टूटने के बाद। ठीक है, और जब ये टूट गया कई पार्ट्स में, तो कई सारे, बहुत सारे काले व सामान्य पदार्थ अलग हो गए। ठीक है, बहुत सारे काले और सामान्य पदार्थ, जैसे कोई भी आप बॉल ही ले लीजिए, जब उसको तोड़ेंगे तो उसके कई पार्ट अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड था, आग का गोला था, ये पूरी तरह से टूट गया, और उससे कई काले व सामान्य पदार्थ अलग हो गए। ठीक है, और अलग होने के बाद फिर धीरे धीरे उसमें सामान्य पदार्थों की जब लेयर चढ़ दी गई, तो धीरे धीरे वो फिर
ग्रहों में, तारों में विभक्त हो गए। मतलब उन्होंने अपना धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड बना लिया। जो आज हम देखते हैं वो सारी चीजें कब हुई? ये हुई महाविस्फोट सिद्धांत के बाद। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए, कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है वो आज भी बढ़ रहा है। इसका रीजन यही है कि इस पे जो ये टूटे हुए टुकड़े हैं, इस पे सामान्य लेयर जमती जा रही है और धीरे धीरे ये स्पेस बनाते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और यही रीजन है कि इससे महाविस्फोट सिद्धांत से ये भी प्रूफ होता है कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो आकाशगंगा की दूरी है, आकाशगंगाएं जो हैं, इनमें जो जब ये गोला, जो आग का गोला जब टूटा तो कई सारे तारे बने, कई सारे ग्रह बने, कई सारी आकाशगंगाएं बने। तो आकाशगंगा के बीच जो बढ़ती दूरी है वह यह दर्शाती है कि आज भी हमारे ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था। बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाया आपको। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि आखिर इस परिघटना के बाद, बिग बैंग थ्योरी के बाद हुआ क्या। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी होने के बाद, बिग बैंग विस्फोट होने के बाद कई सारी आकाशगंगाएं बनी, कई सारे ग्रह बने। और ये ग्रह मतलब जो आकाशगंगाएं हैं वो आज भी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और इससे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दूर क्यों हो रही हैं? क्योंकि उस पर सामान्य पदार्थ चढ़ते जा रहे हैं। कोई भी आप सपोज एक बॉल भी अगर आप रूम में फेंक देंगे तो उसमें धूल की लेयर जम जाती है ना, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार समझिए आप, उसी प्रकार ही सामान्य पदार्थों के जो कण हैं उस पे जमते जा रहे हैं और धीरे धीरे उनका स्पेस बढ़ता जा रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तार होता जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे हिग्स बोसान के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है हिग्स बोसान। ठीक है, तो ये हिग्स बोसान क्या होता है? हिग्स बोसान बताता हूं आप लोगों को मैं क्या होता है। हिग्स बोसान को कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब है मौलिक कण। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जो ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो हिग्स बोसान नामक कण से हुआ है। जो मतलब जो पूरा ब्रह्मांड बना है, जब ये आग का गोला था ब्रह्मांड, जब बिग बैंग थ्योरी नहीं हुई थी, महाविस्फोट सिद्धांत नहीं हुआ था, महाविस्फोट नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था? जो ब्रह्मांड था पूरा, ये किसका बना हुआ था? ये हिग्स बोसान का बना हुआ था। जिस प्रकार हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर किसका बना होता है? सेल्स का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लाइफ की सेल। उसी प्रकार जो हिग्स बोसान था वो फंडामेंटल कण था, मौलिक कण था किसका? यूनिवर्स का। ठीक है, और इसीलिए इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। इतनी चीजें हो गई हिग्स बोसान के नाम बारे में। तो हिग्स बोसान आप लोगों को समझ में आ गया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हिग्स बोसान को प्राप्त करने के लिए एक प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? ये किया गया था जिनेवा में। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सर्न द्वारा किया गया था। ठीक है, सर्न एक कंपनी थी, उसके द्वारा किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन कंपनी फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, ये कब किया गया था? 2010 में। ठीक है, तो जो सर्न थी, यूरोपियन कंपनी फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा एक प्रयोग किया गया, LHC, लार्ज हैड्रन कोलाइडर। ठीक है, कौन सा प्रयोग किया गया? लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक प्रयोग किया गया। और जो कंपनी है सर्न, इसका मुख्यालय कहां पे है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा। ठीक है,
तो LHC जो था, लार्ज हैड्रन कोलाइडर, ये प्रयोग किया गया और इसमें क्या प्राप्त करने की कोशिश की गई? इसमें प्राप्त करने की कोशिश की गई हिग्स बोसान को प्राप्त करने की कोशिश की गई। इसमें क्या किया गया? इसमें धरती में एक लंबी सुरंग बनाई गई और उस सुरंग के अंदर क्या किया गया, क्योंकि बाहर ये करना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि धरती के अंदर लंबी सुरंग बनाई। ठीक है, धरती के अंदर एक सुरंग बनाई और उसमें दो प्रोटॉन पार्टिकल्स को, प्रोटॉन बीमों को आपस में टकराया, आपस में लड़ाया और इससे क्या उन्होंने कोशिश की कि हमें गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान की प्राप्ति हो जाए। इससे फायदा क्या होता? अगर हम हिग्स बोसान की प्राप्ति कर लेते तो हम बहुत सारी चीजें आसान हो जाती, हमारे रिसर्च में बहुत सारी चीजें आसान हो जाती और ब्रह्मांड का रहस्य जो है वो हमको धीरे धीरे पता चल जाता है कि आखिर ब्रह्मांड बना कैसे, क्योंकि हिग्स बोसान गॉड पार्टिकल है और उससे हम बहुत सारी चीजों की खोज कर सकते थे। इसलिए इसको प्राप्त करने की कोशिश की गई लार्ज हैड्रन कोलाइडर प्रयोग द्वारा। ये हुआ था सर्न में, ठीक है, 2010 में। और ये प्रयोग पूर्णतः सफल तो नहीं रहा, लेकिन इसको सफल ही कह सकते हैं। हम आगे देखते हैं कैसे सफल नहीं हुआ और सफल भी क्यों कह सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये प्रयोग होने के बाद एक प्रोटॉन की खोज की गई, सब एटॉमिक प्रोटॉन। ठीक है, हमें हिग्स बोसान तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमें सब एटॉमिक प्रोटॉन प्राप्त हो गया, जो बिल्कुल ये समझिए कि अभी ये फंडामेंटल तो यूनिट तो नहीं है ब्रह्मांड की, लेकिन अभी इसको भी तोड़ के हिग्स बोसान की प्राप्त की जा सकती है। मतलब ये पूरी तरह से अभी हिग्स बोसान के रूप फॉर्म में हमको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सब एटॉमिक प्रोटॉन हमें जो प्राप्त हुआ वो भी लगभग हिग्स बोसान की तरह ही था। तो इससे अब बहुत सारे प्रयोग आगे किए जा सकेंगे। हालांकि जो ये सर्न कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसको बंद कर दिया गया था 2012 में, क्लियर मुझे नहीं पता, शायद 2012 में बंद कर दिया गया था इसको, और 2015 में इसको फिर से शुरू कर दिया गया है। तो ये था हमारा हिग्स बोसान और सर्न कंपनी के बारे में हमने बात की, जिसने इसके बारे में रिसर्च किया और गॉड पार्टिकल्स पाने की खोज की, हिग्स बोसान पाने की खोज की, लेकिन अंत में उसको सिर्फ सब एटॉमिक जो प्रोटॉन था, पार्टिकल था, उसकी प्राप्ति ये कर पाए यहाँ के जो वैज्ञानिक थे। और इस क्रम में क्या हुआ, इससे ही अब खोज की जाएगी, लेकिन आगे भी हिग्स बोसान की प्राप्ति अभी जो है उसका रिसर्च किया जा रहा है हिग्स बोसान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ये हो गया सर्न के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे आकाश गंगा के बारे में। आशा करता हूं आप लोगों की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे आकाश गंगा के बारे में। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा जो संसार है, उसको मापने के लिए जो इकाई का हम यूज करते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड को नापने की जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष में अभी हम नापते हैं। इसका माप प्रकाश वर्ष में होता है। ठीक है, लाइट ईयर में। प्रकाश वर्ष क्या होता है? जो हम प्रकाश है, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। कोई भी प्रकाश एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर का अगर हम मान देखें तो 1 लाइट ईयर का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, अगर हम इसको मीटर में देखेंगे। और अगर हम इसको किलोमीटर में देखेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर इसका मान होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे आकाशगंगा की। आकाशगंगा के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आकाशगंगा होता क्या है। तो आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा का निर्माण असंख्य तारों से मिलकर होता है। ठीक है, और इसमें तारों के अलावा धूल मिट्टी के कण भी विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों से मिलकर आकाशगंगा का निर्माण होता है और इसमें धूल मिट्टी के कण भी विद्यमान होते हैं। ठीक है, और ये पुंज के रूप में रहते हैं, एक विशाल पुंज के रूप में रहते हैं। आकाशगंगा में जो असंख्य तारे रहते हैं वो एक विशाल पुंज के रूप में रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आकाशगंगा। अब हम अगर बात करें कि हम कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं, तो हम रहते हैं मिल्की वे आकाशगंगा में। मिल्की वे या
दुग्ध मेखला। ठीक है, हम कौन से आकाशगंगा में रहते हैं? मिल्की वे या दुग्ध मेखला में रहते हैं। अब आगे देखते हैं, और हमारी जो मिल्की वे जो आकाशगंगा है उसके पास में जो सबसे आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, हिंदी में इसको देवयानी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पास है मिल्की वे के। ठीक है, कौन सी है? एंड्रोमेडा या देवयानी। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि आप लोग सर्च करके ये बताइएगा कि दुग्ध मेखला से एंड्रोमेडा की दूरी कितनी है, कितने प्रकाश वर्ष है। आप लोग ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे देखते हैं, नेबुला के बारे में हम देखते हैं। नेबुला क्या होता है? ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं कि नेबुला क्या होता है। तो नेबुला क्या है? अत्यधिक प्रकाशी आकाशीय पिंड। नेबुला क्या है? अत्यधिक प्रकाशी आकाशीय पिंड जो धूल एवं मिट्टी के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि नेबुला क्या है, तो ये अत्यधिक प्रकाशी आकाशीय पिंड होता है जो धूल मिट्टी के कणों से मिलकर बना होता है। अब हम नेबुला के बाद हम देखेंगे ओरियन नेबुला के बारे में। और ये नेबुला क्या है? तो ये हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ठीक है, और ये नेबुला क्या है? हमारी आकाशगंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। अब आगे देखते हैं, हमारी पृथ्वी का जो मतलब हमारे जो आकाशगंगा है उसका सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार, ये क्या है? ये सबसे चमकीला तारा है अपनी पृथ्वी का, अपने आकाशगंगा का। और अगर हम बात करें ग्रह की कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो सूर्य के बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। तो ये हो गया आकाशगंगा के बारे में जो भी फैक्ट थे उसमें उसको भी मैंने बता दिया, आकाशगंगा के बारे में भी बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम तारों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि तारों का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक में उसको नहीं रखा है। और इस चैप्टर में अगर मैं उसको रख देता तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, इसलिए उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने फिर से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।